हिंदी भाषा के विकास हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम लोग अगर एक दूसरे से अगर पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो हमने आपको ये बताया था कि अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनाई गई माध्यम होती है। भाषा को कई जो हिंदी के विद्वान लोग हैं उन लोगों ने परिभाषित किया है, तो उसे भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। लिपि के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौखिक ध्वनि जो निकलती है, मौखिक ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए हम कुछ संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो उन संकेत और चिन्ह को तो हम बोलते हैं वर्ण, लेकिन ये वर्णों को लिखने का जो तरीका है, संकेतों को जो बनाने का तरीका है, लिखने का तरीका है, वह होता है लिपि। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। ठीक है, सभी भाषा जो सभी लिपियां होती है ना, जितने भी लिपि है भारत में, उसको माना जाता है कि वो ब्राह्मणी लिपि से आया है। ठीक है, किस लिपि से? ब्राह्मणी लिपि से। तो देवनागरी जैसे भाषा है ना हिंदी, वो संस्कृत से विकसित हुआ है, इसी तरह से जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है। तो इतना भी हमें पता होना चाहिए। हमने एक और चीज जाना था कि बोली क्या है और भाषा क्या है, तो आपको क्षेत्र के आधार पर इसको डिनोट करते हैं। तो बोली का मतलब होता है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जो कम क्षेत्र में बोली जाती है ना। जैसे शिवानी ने लिखा था कि घरेलू भाषा को हम बोली कहते हैं, तो ये भी चल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और हिंदी को साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है, ये वैज्ञानिक तरीका है देवनागरी लिपि, तो इसमें ना आपको खुद से भी कुछ चीजें लगानी है दिमाग की और क्या हो सकता है। ठीक है, और अगर भाषा की बात करें तो वो बहुत विस्तृत होता है। इसके लिए मैंने कल आपको एक आरेख दिया था, वेन डायग्राम, कि ये है अगर बोली, ये है बोली, तो बोली के बाद वाला जो एरिया होगा उसको बोलेंगे बी भाषा। क्या बोलेंगे इसको? बी भाषा। और बी भाषा के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपभाषा, और उपभाषा के बाद हो जाएगा भाषा। और भाषा के बाद हम क्या लिपि को रख सकते हैं, ये लिपि भी रख सकते हैं, है ना। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, वेन डायग्राम, ये क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको किया था। और कुछ और हम लोगों ने किया था जिसको बहुत कम समय में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और देखो, ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग इसलिए समय ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक को आप कभी नहीं पढ़े हो। जब 10वीं में पढ़ रहे थे या इवन 12वीं में लोग जो पढ़ते हैं आमतौर पे, तो वर्णमाला, संधि, समास ये सब पढ़ लेते हैं। पर जो हिंदी भाषा का जो विकास है वो बहुत कम पढ़ा जाता है। इवन कंपटीशन एग्जाम होता है तो ज्यादा वहां से लोग पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए पूरा ही न्यू है, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम देना बनता है। तो हम लोग पीछे के क्लास जो कर लिए हैं उसके बाद, इस क्लास के बाद एक क्लास और लेंगे कल, और इसको खत्म कर देंगे। इसमें हम संवैधानिक चीजों को देखेंगे, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी सम्मेलन है उस सब चीजों को कल देखा जाएगा, और इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपसे कोई क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया है उसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, और आपका जो क्वेश्चन होगा उसको लेकर के हम लोग कल क्लास समाप्त कर देंगे, है ना। और आज हम चीजों इतना पढ़ लेंगे जिससे काल खत्म हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि एक वैदिक संस्कृत था, है ना। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, इसी में हमें आज पढ़ना है, इसी कड़ी में। तो वैदिक संस्कृत के बाद क्या था? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है, और इसका रूप और बदला। देखो, ये रूप क्यों बदलता है? क्योंकि इसकी एक व्याकरण तैयार कर दिया जाता है ना। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है, एक माध्यम है हमारे लिए। तो व्याकरण जब किसी भाषा का बन जाता है तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उस व्याकरण को जानते हैं, पर आम जनता जो होती है वो व्याकरण नहीं जानती, तो वो तो उसी हिसाब से बोलेगी। तो ये धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है, तो कोई नया भाषा बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से फिर इसका व्याकरण तैयार होगा, फिर दूसरा बन जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग जानकारी रख रहे हैं व्याकरण का। ठीक, व्याकरण जो होता है ना, एकरूपता के लिए बनाया जाता है, पर एकरूपता आम जनता को नहीं पता चलती, वो धीरे धीरे चेंज होता ही चला जाता है, और इसको विकास के क्रम में हम लोग रखते हैं। तो ये हिंदी भाषा का क्रमिक विकास है कि पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद क्या आया है बोलो? पाली, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद क्या था? अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या आया था? अवहट, अवहट, और अवहट के बाद आया था हिंदी।
और कल हमने इसमें देखा था, आज लिखेंगे नहीं पर इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसको हमने देखा था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक को देखा था 1000 से 500 ईसा पूर्व, और पाली को देखा था 500 से 1 ईस्वी, मतलब 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। और प्राकृत था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश था 500 से 1000, 500 से 1000। और ये 500 से 1000 के बाद अवहट जो था वो थोड़ा सा संक्रमण हमने देखा था 900 कॉमन एरा, मतलब 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक हमने देखा था। और हिंदी को जाना था कि 1100 से कहां तक चला गया था, अब तक। और उसमें भी हिंदी में 3 हमने देखा था, प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक। और प्राचीन में क्या देना था कि 1100 से लेकर 1400, और 1400 से लेकर 1850, और यहाँ 1850 से अब तक। और हमने ये भी जाना था कि इसके किस कालखंड में या किस भाषा में कुछ ग्रंथों की रचना हुई है। तो हमने यहाँ जाना था कि वैदिक संस्कृत में वेद की रचना पुराण की यहाँ हुई है ना। रामायण, महाभारत, पुराण, अष्टाध्यायी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था तो वो लौकिक संस्कृत में लिखे थे, ठीक है। यहाँ पर किसकी रचना हुआ है, वेद का, ब्राह्मण का, उपनिषद का, ये सब की इस भाषा में। पाली में गौतम बुद्ध हम जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो गौतम बुद्ध जो है वो पाली भाषा में उनकी बहुत सारे उपदेश लिखे गए हैं। तो बौद्धिक जो लिटरेचर है ना, बौद्ध धर्म से जो संबंधित जो साहित्य है उसको हम पाली भाषा में देखते हैं, हमें दिखने को मिलता है कि वो पाली भाषा में लिखी गई है। अपभ्रंश में महावीर स्वामी के उपदेशों को लिखा गया है। जैन धर्म की इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है। अपभ्रंश में हम लोगों ने कुछ विद्वानों के बारे में जाना था, पर आज हम लोग प्रॉपर जानेंगे क्योंकि यहाँ से अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो अपभ्रंश का लेखक जो प्रमुख कवि है उसको ध्यान रखना है। अवहट के प्रमुख कवि विद्यापति को भी हमने रखा था, क्योंकि उन्होंने कृति लता और कृति पताखा 2 उन्होंने लिखा था अवहट में। और हम जो विद्यापति को जानते हैं मैथिली कवि के नाम से, तो वो पदावली के लिए उनको कहा जाता है, वो पदावली हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। तो अवहट में 2 चीजें, 2 रचनाएं हुई है विद्यापति की, नाम क्या है, कृतिलता और कृति पताखा। और देखो आप पढ़े हो ना 10वीं में, तो पूछता था कि फलना चीज किसने लिखा, वो इसलिए पूछा जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब बिहार पुलिस, ये स्टेट पुलिस वाला होते हैं ना, खूब पूछते कौन किताब किसने लिखा, और थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज को जवाब देना, तो इसको आपको ध्यान करते चलना है। और हिंदी में हमने जाना था कि ये जो प्राचीन है, यहाँ पर अमीर खुसरो को जाना था। अमीर खुसरो ने अपना सबसे पहले कविता लिखा था, पहेलियां मुकरियां। तो पहला कविता का नाम क्या है, पहेलियां मुकरियां। वो प्राचीन हिंदी में लिखा गया था, अमीर खुसरो ने लिखा था सबसे पहली बार हिंदी में कविता। और हमने यहाँ जाना था मध्यकालीन हिंदी में, तुलसीदास, सूरदास को जाना था, यहाँ पर उनकी रचनाएं हुई। तुलसीदास कौन है, जो रामचरितमानस लिखे, और तुलसीदास रामचरितमानस की जो रचनाएं किए हैं वो 1500 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच में उन्होंने किया है। ऐसा मध्यकालीन हिंदी में तुलसीदास हैं जो कि रामचरितमानस लिखे हैं, और सूरदास हैं, ये भी इसमें लिखे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो तुलसीदास हैं ये राम के बहुत अच्छे भक्त हैं, और सूरदास हैं वो कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या जाना था, आधुनिक में तो बहुत सारे लोग हैं जिसको हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जानते हैं। यहाँ विद्यापति भी हैं, यहाँ रखते हैं विद्यापति को, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने जाना था। आज हमें जानना है अपभ्रंश को, कुछ अपभ्रंश के 6 प्रकार है, या इसको भाग में हम इसको रखते हैं। और इसमें से देखो अपभ्रंश से, किस अपभ्रंश से हिंदी का आगे विस्तार हुआ है उसके बारे में हमें जानना है। जैसे आप एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखो आज हम वर्तमान समय में हिंदी की अगर देख रहे हैं तो इसमें 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। हिंदी में कितना उपभाषा है, 5, और 18 बोलियां, कहीं कहीं 17 मिलता है, लेकिन 18 अभी मान के चला जा रहा है, सही है, क्योंकि हमने कई जगह चेक भी किया है। तो 18 बोलियां हैं। अब आप सोचो कि 18 बोलियां, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं एक जगह जाकर मिले कुछ वर्षों के बाद, नहीं ना। उसमें से कुछ बोलियां तो डेड हो जाएगी, हो सकता है कुछ दिन बाद नहीं बोली जाएगी, कुछ बोलियां बोली जाएंगी। तो जो बोली जाएंगी, अगर भोजपुरी है तो आप इसका एक रेखा होगा, एक लाइन होगा, उसमें क्रमिक विकास ही करता चला जाएगा, फिर कोई दूसरा बोली होगा वो करते चला जाएगा, तो सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा कि नहीं। तो जैसे ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, तो ये सब अब बहुत कम बोली जाते हैं।
ये मध्यकाल में खूब बोला जाता था, इसमें साहित्यिक रचनाएं भी हुई थी, ब्रज और अवधी। पर अब नहीं होता, वो चीजें अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद ब्रज भाषा और अवधी भाषा खत्म हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि जो आम जनता है ना उससे बहुत दूर हो चुका है। खत्म नहीं होगा, कुछ पढ़े लिखे लोग उसको जानेंगे, पर आम जनता से तो दूर हो जाएगा ना। जैसे संस्कृत देखो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है, आज बहुत सारे ऐसे हमारे देश में मिलेंगे जिसको संस्कृत के बारे में उनको जानकारी नहीं है। बोलो हाँ या नहीं, है ना। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा ध्यान देना। 18 बोलियां हैं तो 18 डायरेक्शन है, तो 18 डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से अपभ्रंश होगा, उसमें भी तो कई बोलियां होगी, होगी कि नहीं अपभ्रंश में। तो अपभ्रंश में अगर जो बोलियां होगी उसका भी तो अलग अलग डायरेक्शन होगा ना। तो उस डायरेक्शन में से कौन सा डायरेक्शन आगे बढ़ा कि हमें हिंदी मिला, ये समझना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूं कि हो गया? हो गया। एक बार फिर से करते, देखते हैं। कुछ लोगों के आंख लाल पियर हो रहे हैं। अरे लाल पियर होने का मतलब क्या होता है, मुझे भी पता नहीं है। इसका संबंध इसी से लिया जाए, दूसरे सब चीजों से नहीं लिया जाएगा, हैरान होने से लिया जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो, हिंदी में 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। भोजपुरी है ना, और उसके बाद बुंदेली है, कनौजी है, खड़ी बोली है। तो आप इस सोचो कि 18 में से कुछ ऐसा होंगे जो नहीं बोले जाएंगे आगे कुछ वर्षों के बाद, है ना। कुछ ऐसा होगा जो बोला जाएगा, जो बोला जाएगा, मान लो 10 बोले जाएंगे, 12 बोले जाएंगे, तो 10-12 की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तभी तो अलग अलग है, वो सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अपभ्रंश में भी कई बोलियां होगी, तो वो भी अलग अलग डायरेक्शन में गई होंगी। तो उसमें से कौन सा डायरेक्शन आगे बढ़ा कि हमें हिंदी मिला, बस ये जानना है, समझ गए। अब देखो, अपभ्रंश जो है इसका कालखंड कोई बता दो जल्दी से, अपभ्रंश कब है इसका कालखंड? हाँ, 500 से लेकर 1000 अपभ्रंश का कालखंड है। ठीक, इस कालखंड में अपभ्रंश की विकास हुआ है। अब यहां देखना है, अपभ्रंश जो है इसमें कई हम चीजें देखते हैं, सौर सैनी, है ना। उसके बाद और क्या देखते हैं, पैसाची, पैसाची, गलत हो गया ना, देखो पैसाची माने सौर सैनी की, ये अपभ्रंश के प्रकार हो गए, या इसको उपभाषा तो हमें नहीं कहना चाहिए, प्रकार ही कहना चाहिए। सौर सैनी, पैसाची, और क्या है, ब्राचर। आप स्टडी मटेरियल में देखिएगा, आपको दिखेगा, आप कुछ लोग कल पढ़े भी होंगे। तो सौर सैनी, पैसाची, ब्राचर, महाराष्ट्री, अवधी, अवधि के बाद अर्ध, अवधि की मागधी, मागधी है रे, मागधी, अर्ध मागधी, बस इतना ही है। 6 आपको याद रखना है। कितना हो गया? 6 हो गया ना। तो अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश है यहाँ पे 6, सौर सैनी, पैसाची, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी, अर्ध मागधी। तो ये अपभ्रंश के हैं, ये अपभ्रंश के हैं। और इनमें से कौन से हैं जो आगे बढ़े तो हिंदी मिला, तो आपको ध्यान रखना है, सौर सैनी एक आपको याद रखना है, मागधी आपको ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, अर्ध मागधी। ये आपको 3 चीजें, ये जब 3 चीजें आगे बढ़ेंगी तो हमें आगे जाकर क्या मिलेगा, हिंदी, है ना। तो अब देखो, हिंदी 5 उपभाषाओं में है, तो सौर सैनी से 3 उपभाषा बन जाता है, सौर सैनी से 3, और मागधी से 1, और अर्ध मागधी से 1, तो कितने उपभाषा हो गए, 5। और इस 5 उपभाषा में फिर जब टोटल जोड़ देंगे तो बोलियां 18 मिल जाएंगी। तो कैसे क्या हुआ इसको थोड़ा जानते हैं। तो सौर, इसीलिए कहा जाता है, एक टॉपिक सुनना ध्यान से, टॉपिक हम लिख रहे हैं, अपभ्रंश, अपभ्रंश से आधुनिक, आधुनिक भाषाओं या आर्य भाषाओं, आर्य भाषाओं का विकास, इसको बोल सकते हैं कि नहीं। आज वर्तमान समय में भारत में जो भी भाषाएं बोली जा रही है भारतीय भाषा परिवार की, वो सब के सब अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास में रहेंगी, क्योंकि वो सारा के सारा आज भारत में जो बोली जा रही है वो सब के सब कहां से आई हैं, अपभ्रंश से आगे बढ़ी हैं। जैसे असमिया, बांग्ला, आप जितना सब देख रहे हो ना, गुजराती, मराठी, सब के सब जो भारतीय भाषा परिवार की भाषा है, वो आधुनिक आर्य भाषा का संज्ञा उसको प्राप्त है, और ये सब अपभ्रंश से बनी हुई है।
ठीक। तो अपभ्रंश में हमने देखा, अब मान लो ये जब टॉपिक दिया रहेगा अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास, तो हमें क्या करना है, अपभ्रंश को ये छओं को लिखना है, यहाँ पे इसको इरेज कर दे, हटा दे इसको। ये सब चीजें तो आप पढ़े हो ना, वीडियो में भी है, जो नहीं देखा होगा वो 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो जल्दी ही जाएगा, है ना। ये सब तो दिया भी है स्टडी मटेरियल में, आप खुद भी देख सकते हो, हमने आपको हिंट दे दिया तो ऊपर हो गए तो समझ आ जाएगा। तो यहां देखोगे अपभ्रंश से आधुनिक, तो इसको थोड़ा हम यहां रख देते हैं, तो थोड़ा बोलोगे सौर, अच्छा डबल डबल लिखने से ना याद हो जाता है, सौर सैनिक, कोई देखेगा नहीं, बोलो सौर सैनिक, मिटा दे पूरा, चलो बोलोगे सौर सैनिक के बाद पैसाची, अब 85 नहीं बोलना, पैसाची, है ना, पैसाची, और बोलो ब्राचर, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, अर्ध मगधी, ठीक हो गया। अब देखोगे, अब इससे आगे हमको आगे बढ़ाना है। अभी आपको मैंने बताया कि हिंदी भाषा 5 उपभाषा में है, तो 3 यहां से हो गए, मागधी से 1 हुआ है और अर्ध मागधी से 1 हुआ है। तो आगे किसका किससे विकास हुआ है इसको हमको सोचना है। देखो मागधी है ना, तो आप सुने होंगे मगध, मगध देखा, जो अशोक, सम्राट अशोक है या चंद्रगुप्त मौर्य है, वो मगध से है। और मगध वर्तमान समय, आज हम बिहार में रह रहे हैं और पटना उसकी राजधानी थी, तो पूरा इलाका मगध ही मगध था। मतलब पहले भारत नहीं कहकर हम एक बहुत विशाल खंड को हम मगध बोलते थे, ठीक है। तो ये जो मगध है ये कहां तक फैला हुआ था, इसमें यहाँ तक समझो कि अफगानिस्तान, ईरान तक सम्राट अशोक ने पहुंचा दिया था मगध को, है ना बहुत दूर तक पहुंचा दिया था। तो इसमें बहुत बड़ी क्षेत्र थी मगध में। इससे जो भाषाएं बनी आगे चलकर, मगध के लिए हमने एक ट्रिक सोचा, हमने क्या, बहुत सारे लोग इसको करते हैं बाबू, क्योंकि देखो मगध में बाबू तो चलता है ना, बोलो है ना, है। तो एक बी से हम रखते हैं बिहारी, मगध के लिए क्या कहा, बिहारी। आगे चलकर हिंदी में जब बनेगा ना, तो बिहारी में भी कई भाषाएं आ जाएंगी, जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, मगही हो गया, मागधी नहीं मगही, जो पटना में चलता है। जैसा मैं बार बार बोलता हूं ना कि किसी बच्चा को मैं बोल रहा था कि भाई कूदोगे गिर जाओगे हाथ पांव टूट जाएगा, तो वो बोलता है कि हम कूदम की करबो, तो जो की करबो है ना वो मगही है, पटना में बोला जाता है। हमारे जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब थे वो खूब बोलते थे, हम तो तुम लोग के समझा रहे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, और नहीं समझो तो की करबो है ना, मत समझो। तो बिहारी इसमें है। तो देखो एक ब से क्या हो गया बिहारी, अ से असमिया, असमिया, और फिर बी से बंगला, ठीक है, आ उ से उड़िया, उड़ी बाबा, ये क्या हो गया, याद रहेगा। तो बाबू के लिए आपको ध्यान रखना बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। अब आगे जो है, अब देखो ये जो असमिया है ना, वो हिंदी भाषा का नहीं है, बोली हिंदी भाषा का नहीं है, असमिया एक भाषा है, जैसे हिंदी जिस तरह से है ना उस तरह से असमिया भाषा है। बांग्ला भी एक भाषा है और उड़िया भी एक भाषा है जो उड़ीसा में बोली जाती है ना। तो ये आप चीज आपको ध्यान रखना। अर्ध मगधी में पूर्वी हिंदी चलता है, पूर्वी हिंदी, और देखो ये सौर सैनी में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब जानेंगे, उतना स्ट्रेस ना लो, देखो जीवन में कभी नहीं पढ़े हो ना ये टॉपिक, इसलिए थोड़ा हैरान होने जैसा है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना वर्णमाला, तो तुम्हें लगेगा आधा तो हम खुद ही जान रहे हैं, तो जल्दी भी खत्म होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। पश्चिमी हो गया, पश्चिमी हिंदी, और हम इसमें लेंगे गुजराती, है ना, गुजराती के बाद राजस्थानी, नहीं राजस्थानी के बाद पहाड़ी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, जैसे हम लोग यहाँ सोचे ना कि हिंदी जो आगे बढ़ा है अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास, तो ये हो गए 6, इन्हीं 6 में से 3 जो हैं आगे बढ़ेंगे तो हिंदी बन रहा है। पर ये नहीं कि ये 3 बढ़ेंगे तो टोटल 3 बढ़ जाएंगे, नहीं, यहां मागधी में से एक ये केवल बिहारी आगे बढ़ेगा,
बाकी ये अलग अलग भाषा बन जाएंगी, है ना। उसके बाद सौर सैनी में पश्चिमी हिंदी चलेगा, राजस्थानी चलेगा, पहाड़ी चलेगा, गुजराती एक अलग भाषा बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है और इसको हम लोग मैप पर भी अच्छा से समझ सकते हैं। और बोलो महाराष्ट्री में क्या बन जाएगा? मराठी, महाराष्ट्र में बोली जाएगी मराठी। और देखो बराचर से होता है सिंधी, सिंध प्रदेश में इसको बोला जाएगा। और पैसाची में क्या हो जाएगा? एक होगा पंजाबी और लहंदा, लहंगा नहीं बोल रहे, लहंदा। देखो भोजपुरी का ही प्रॉब्लम है कि जब बच्चा को क्लास में लहंदा बोलो तो लहंगा उसको सुना जाता है। तो अभी हमने क्या कहा? लहंदा, दा है यहाँ पर। और क्या है? पंजाबी, पंजाबी। इतना ही है, जैसे हमको याद हो गया है ना, तुम भी चाहोगे तो तुम्हें भी याद हो जाए। अच्छा देखो कुछ भी हमने देख के लिखा है, ईमानदारी से बोलो। तो अब हमने नहीं देखा तो याद हुआ है ना, तो आप भी याद करोगे तो हो जाएगा, कौन बड़ी बात है। तो हमने क्या कहा, आप सुनो ध्यान से। जैसे हम आते हैं पहले वाले फॉर्म में, जैसे पहले के गुरुजी पढ़ाते थे, पेड़ के नीचे बैठाते तो बोलते थे आज अभी रटवा के भेजेंगे, है ना। तो अपभ्रंश है, कितना हो गए? 6। सौर सैनी, पैसाची, बराचर, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ये 6 हमको ध्यान रखना। और ये जो हम देख रहे हैं सौर सैनिक, इसमें पश्चिमी हिंदी होगा, गुजराती होगा, राजस्थानी होगा और फिर पहाड़ी होगा। जब हम इसको मैप से समझेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो कहोगे मास्टर मैप कहाँ से लाए? वो भी जुगाड़ है। देखो दिख रहा है सर इसमें है? अच्छा चलो इधर आ जाते हैं, दिख रहा है? अब देखो भारत तो सबको दिख रहा है। जब भारत दिख रहा है तो ध्यान से देखना, यहाँ राजस्थान का इलाका है, देखो राजस्थान, ये गुजरात का इलाका है और गुजरात से नीचे है महाराष्ट्र। इस ये दिख रहा है तुम्हें? ये हाँ, ये देखोगे इसमें आपको दिखा है, यहाँ राजस्थान दिखा है, ये गुजरात यहाँ लिखा है, ये लिखा है महाराष्ट्र। देखो ये वाला इलाका यहाँ से, ये वाला इस कलर में महाराष्ट्र। इसके बाद कर्नाटक लिखा है, केरल लिखा है, फिर तमिलनाडु यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ हैदराबाद, सॉरी तेलंगाना, तेलंगाना है जिसमें हैदराबाद है शहर। उसके बाद ये देखो पूरा भारत का ये बीच वाला जो है मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा के ऊपर देखो तो झारखंड, उसके ऊपर बिहार है ना। 2000 में बना था, अलग हुआ था बिहार से झारखंड। फिर इसके इधर आ जाओगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो दिल्ली, और दिल्ली से उस साइड में उत्तर प्रदेश और इस साइड में हरियाणा, हरियाणा से ऊपर है पंजाब, और पंजाब से इधर देखो हिमाचल प्रदेश, और यहाँ उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। और यहाँ बिहार से इधर आओगे तो यहाँ सिक्किम है, और ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है कलर, ये पश्चिम बंगाल है। और इधर आओगे तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब चीजें यहाँ। तो ये सब जो है ना इधर पहाड़ी बोला जाएगा, ठीक है। जो हम लोग कल पढ़े थे ना चीनी तिब्बती भाषा परिवार या तिब्बती बारमी भाषा परिवार, तो वो इधर बोला जाएगा इस इलाके में, पहाड़ी इलाका में, ठीक है। आगे आते हैं, देखो समझना ध्यान से। हमने आपको ये सौर सैनी लिखा है ना, यहाँ फर्स्ट वाला सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। अच्छा कोई भाषा बोली जाती है तो तुम्हें लग रहा है कि एक उसी में का एक ऊपर होगा एक नीचे होगा? इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भाषा बोली जा रही तो वो कहीं पास में ही बोली जा रही होगी, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ लिखा है गुजराती और राजस्थानी, तो देखो ध्यान से, गुजरात यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, सटा हुआ राज्य है ना, तो इससे थोड़ा ध्यान रखना है। जब बोला जाएगा वो पास में बोला जाएगा। अब देखो ये गुजराती हो गया, ये राजस्थानी हो गया, और इसके तुरंत बाद पश्चिमी होता है, तुरंत बाद पश्चिमी होता है। और पश्चिमी में कौन कौन आते हैं? ये वाला इलाका आ जा, यहाँ पे मध्य प्रदेश का इलाका आ जाएगा, पश्चिम ये उत्तर प्रदेश है ना, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड तक चला जाएगा इधर, ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका जो पूरा पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद पूर्वी क्या है, तो पश्चिम के और उधर जाएंगे तो पूरब मिल जाएगा। तो इसके पूरब में जब आएंगे तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ना, ये सब इधर आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं पूर्वी हिंदी। तो देखो पहले क्या बोला, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद पश्चिमी, पश्चिमी के बाद पूर्वी, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ी। अब इसी को और आगे बढ़ जाएंगे तो ये वाला इलाका मिल जाएगा ऊपर,
नेपाल से सटा हुआ, तो इधर पहाड़ी मिल जाएगा, समझ गए, उत्तराखंड में पहाड़ी मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इलाका जो है वो सौर सैनी है, ये वाला इलाका क्या है, सौर सैनी है ये वाला इलाका, इसको हम उत्तर भारत के क्षेत्र में रखेंगे, ठीक। और याद रखना है सौर सैनी जो है ना, यही आगे बढ़ा है तो हिंदी को बहुत दिया है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 उपभाषा है। देखो सौर सैनी में कितना उपभाषा है, 3, और हिंदी में टोटल उपभाषा 5, 5 में से 3 सौर सैनी और 1 मागधी और 1 अर्धमागधी। तो ये वाला जो हम इलाका देख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है उत्तर भारत का जिसको हम कहते हैं, तो इस इलाका में सौर सैनी का विकास हुआ है। और आज वर्तमान समय, अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया, जो आगे बढ़ा है तो ब्रज और अवधि ये बहुत फेमस था मध्यकाल में, पर अब ये फेमस नहीं है, अब आम लोगों से दूर चला गया है। और इसमें ना एक खड़ी बोली है, खड़ी बोली जो कि मानक बन गई है, और वर्तमान समय में जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक है। तो खड़ी बोली आगे बढ़ रही, मतलब खड़ी बोली जो है लगता है कि हिंदी के बाद हम कहेंगे खड़ी बोली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है कि हिंदी में जो खूब बोली जा रही है, जो अधिक बोली जा रही है, वो कौन सी है बोली है, तो खड़ी बोली, ठीक है। और खड़ी बोली किसका है, सौर सैनी का। और आप इलाका भी देख रहे हो, क्या इसी इलाका में हिंदी बोला जाता है कि नहीं, इसी इलाका में बोला जाता है ना। दक्षिण भारत में तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये सब चलता है, और इधर आओगे तो लद्दाखी, कश्मीरी चलता है, ठीक। तो ये जो इलाका है यहीं पे हमको कहीं ना कहीं हिंदी स्पष्ट रूप से दिख रही है। आगे आते हैं, ये जो आप देख रहे थे यहाँ पर पैसाची में क्या है, लहंदा और पंजाबी, तो पंजाब के क्षेत्र में बोला जाएगा। तो देखो राजस्थान से ऊपर है हरियाणा और उसके ऊपर है पंजाब, तो पंजाब, पंजाबी और लहंदा यहीं पे बोला जाएगा, ठीक है, पास में ही है, तो उससे आप जोड़ कर भी सोच सकते हो। आगे क्या है, बड़ाचर, बड़ाचर से है सिंधी। अब देखो सिंधी जो भाषा है, सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका होता है वो सिंधी होता है। अब आपको कल मैंने बताया था, ऐसा नहीं होता कि यहाँ ये जो पीला वाला लाइन है ना, इस लाइन के अगर इधर कोई है तो राजस्थानी बोल रहा और तुरंत यहाँ पर गुजराती बोलेगा, तो संक्रमण क्षेत्र भी तो चलता है ना, मतलब गुजराती बोलने वाले लोग यहाँ भी रह रहे होंगे, थोड़ा सा होंगे कि नहीं। पर हाँ, अब यहाँ पे बोलने वाले और यहाँ पे बोलने वाले में अंतर हो जाएगा, पर अब पास वाले में तो अब हम ऐसे कह देते हैं कि फलना भाषा फलना फलना स्टेट में बोली जाती है, तो ऐसा थोड़ी है, थोड़ा सा संक्रमण तो हर जगह चलता है, ठीक। पर हाँ, हम बहुत दूर जाएंगे तो चीजें पूरा के पूरा बदल जाएगा। जैसे बिहार में भोजपुरी तो केरल में मलयालम, कोई संबंध नहीं है दोनों को, है कि नहीं। लेकिन पास पास में जैसे बिहार से झारखंड में जाएंगे तो भोजपुरी तो वहां भी बोला जाएगा, है ना, वो खूब नहीं बोली जाएगी पर कम तो बोला तो जाएगा ही। अब बोल दोगे तो ऐसा नहीं, लोग कहेगा कि ये क्या बोल रहा है, लोग समझ जाएंगे, है ना। आगे देखो, है ना, इसमें और आगे क्या है, महाराष्ट्री, तो आपको समझ में आ गया महाराष्ट्र। और देखो ये वाला महाराष्ट्र है कर्नाटक से ऊपर, और ये गोवा है यहाँ पर छोटा, सबसे छोटा स्टेट गोवा है, और सबसे सुंदर भी है। एक बार सभी यूथ का मन होता है कि गोवा एक बार जाए, गोवा के बीचों पे घूमे, है ना। देखो सूरज बस सुन के ही खुश हो जा रहा है सपना देख रहे हो, क्लास में पढ़ो अभी आगे क्या है, मागधी में कौन आ रहा है, बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया। अब देखो ये कहाँ पे आएगा, एक तो बिहारी यहाँ पे है, बिहारी बिहार में बोला जाएगा, और उड़िया में कौन जहाँ, उड़ीसा, और उसके बाद क्या है, असमिया, असमिया कहाँ, असम यहाँ पे है जहाँ चाय उगाया जाता है, असम। तो ध्यान से देखना, ये जो बांग्लादेश है ना उसके बाद है असम, ये पीला वाला, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो असम है, तो असमिया वहां बोला जाएगा। और क्या है, बांग्ला, तो बांग्ला तो आप जान ही रहो, ये पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश, तो क्या बांग्लादेश में बांग्ला बोला जाता होगा कि नहीं, अरे आपको याद आना चाहिए, मोहम्मद अली जी ने यही तो जाके बोला था कि उर्दू सीख लो बंगाली भूल जाओ, है तो उसी का वो भुगत रहे हैं कि दोनों अलग अलग हो गए, मतलब कई कारण है पर एक कारण ये भी है। तो बांग्लादेश में क्या बोला जाएगा, बंगला बोला जाएगा, बांग्ला भाषा बोला जाएगा, और पश्चिम बंगाल में भी बंगला, क्योंकि उसमें बंगला तो जुड़ा ही है सब, पश्चिम बंगाल, तो बंगला वहां भी बोला जाएगा, बोलो है नहीं। तो समझ में आ रहा है कि कौन चीज कहाँ बोला जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अच्छे एग्जाम में बैठोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर ये किस भाषा कहाँ बोली जाती है, फलना भाषा कहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत में रहते हो तो कम से कम भारत के बारे में न जानोगे फिर क्या बात है? वो सुने हो ना कि काली अक्षर भैंस बराबर। तो मैं तुम्हें ये पढ़ा दूं, तुम्हें याद भी कर लो, लेकिन ये ना दिखाएं तो तुम्हें पता नहीं चले। और ज्यादा इंग्लिश वाले गर्व ना करें, क्योंकि आपको मैं बताऊं